आज हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम के बारे में। ज़ाहिर है एक सिस्टम जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ज़ाहिर है हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। तो हमें देखना है वो किस तरह से किस फॉर्म के अंदर इसके अंदर मौजूद होती है, क्या उसका फॉर्मूला होगा। ज़ाहिर है अब पुराने फार्मूलाज यूज़ नहीं होंगे, तो लेकिन ड्राइव ये सब उन पुराने फार्मूला से ही, बेसिक फार्मूला से ही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। अगर मैं एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम की बात करूँ ना, सबसे पहले हमें कंसिडर करना है एक अनडैम्प्ड कंडीशन। सही है, जो हम फार्मूलाज अभी डिस्कस करने वाले हैं वो एक अनडैम्प्ड कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। सही है। अनडैम्प्ड का क्या मतलब होता है, कुछ आइडिया है? नहीं। देखो, अनडैम्प्ड जब भी मैं बोलूँगा ना, इसका बेसिकली मतलब होगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑसिलेशन में। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑसिलेशन में, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास मूव करना, अगर लेट से मेरे पास बॉल थी जो अटैच थी या पेंडुलम था लेट से, तो अगर मैं इसको इस हाइट तक लेके जा रहा हूँ, सही है, और इसको फिर मैं उसके बाद ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से वहाँ जाएगा उस हाइट तक, ऐसा ही है। हम्म। उसके बाद फिर वापस आएगा तो हमें पता है कि कम हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता रहता है इनका मोशन, और इवेंचुअली क्या होता है, ये स्टॉप कर जाता है यहाँ पे, ऐसा ही होता है। हाँ या ना? बिल्कुल। अब ऐसा नहीं होगा। अगर मैं अनडैम्प्ड की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं एक ऐसे मोशन की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाता ही रहेगा, कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही होगी, ये हमेशा इसी पॉइंट तक जाएगा और ये हमेशा इसी पॉइंट तक जाएगा, यानी कि ये रुकेगा ही नहीं कभी भी। समझ रहे हो बात को? समझ नहीं आया। मतलब कि जाहिर है अगर मैं एक चीज़ को ऑसिलेट करवाना स्टार्ट करूँ, ये यहाँ से वहाँ जाएगा, लेकिन जब वापस आएगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो वापस नहीं आएगा ना, थोड़ा कम होगा, यहाँ तक आएगा लेट से। हम्म। ठीक है, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है ना, इवेंचुअली एंड में आके तो रुक जाता है ना ये बिल्कुल। एक पेंडुलम बिल्कुल। को इमेजिन करो ना, अपनी मैक्स हाइट तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर आएगा तो थोड़ा सा और नीचे होगा, फिर वापस जाएगा, फिर दोबारा आएगा तो और नीचे होगा, और इवेंचुअली क्या होगा, स्ट्रेट रुक जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं गया, उसने अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक कवर नहीं किया। लेकिन अगर हम एक अनडैम्प्ड की बात कर रहे हैं ना, तो अनडैम्प्ड का मतलब है हम बेसिकली एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है। सही है। अनडैम्प्ड की जगह मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, चलो ताकि तुम्हें समझ आए। फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम, मतलब कि वो रुकेगा नहीं, वो अपनी जिस हाइट पे जा रहा है वो जाता ही रहेगा। ये ऑसिलेटिंग सिस्टम इस तरह का होगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, समझ रहे हो? ना इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा, अपनी जिस मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है उस मैक्सिमम हाइट तक जाता रहेगा, ना कोई एनर्जी लॉस हो रहा होगा। ये बात समझ आ रही है अब? हम्म। तो हम इसके लिए यही बोलते हैं, एक अनडैम्प्ड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर भाई कोई एनर्जी लॉस नहीं है, नो एनर्जी लॉस। सिमिलरली इसके अंदर कांस्टेंट रहेगी मेरी टोटल एनर्जी, कांस्टेंट टोटल एनर्जी। वही बात है, जब एनर्जी लॉस नहीं है तो टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह से मेरे पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। सिमिलरली इसी तरह से मेरे पास और क्या है, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जाहिर है क्योंकि स्लो डाउन ही नहीं हो रहा, वो अपनी जिस तरह चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, कभी रुकेगा ही नहीं। हम अभी एक एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम की एक ऐसे सिनारियो की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पास एक आइडियल सिनारियो, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना। हम्म। रियलिटी में तो वो स्लो डाउन होकर अपनी मेन पोजीशन पे, यानी कि अपनी इस पोजीशन पे आके रुक जाएगा वापस। बट हम एक बिल्कुल। सिनारियो की बात करें ताकि हम एनर्जी के कुछ फार्मूलाज ड्राइव कर सकें। सबसे पहला फार्मूला जो हमें ड्राइव करना है, या चलो हम सबसे बेसिक फार्मूला से इनिशियली स्टार्ट करते हैं, और वो फार्मूला मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें कौन सा फार्मूला पता है जो एएस से तुम्हें पता है? 1/2 mv²। हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल। अब बात सारी ये है कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी वेलोसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है।
अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी तो इस पॉइंट पे रीच होती है, ऐसा ही है। सही है। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज़ करूंगा जो हमने पिछले सिनारियो में हमने ड्राइव किया, जो हर पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी बता देगा, वो ये रहा। ठीक है, मैं ये वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। मैं लिख भी देता हूँ, प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली मैंने यहाँ पे यही बात कहनी है। अच्छा, अगर तुम पीछे फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मत करो। नहीं, मैं फोन यूज नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैंने सिंपली यहाँ पे यही बात कहनी है कि मैंने यहाँ पे एम डाला। सही है, वेलोसिटी की जगह मैंने यही वाली प्लस माइनस वाली चीज़ डाल दी है। प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है अगर माइनस का भी स्क्वायर करूँगा तो वो प्लस ही बन जाएगा, तो इवेंचुअली मुझे वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने इस तरह लिख दिया। होगा क्या कि इस स्क्वायर से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हाउएवर ये वाला स्क्वायर इस पे तो अप्लाई होगा ओमेगा पे। तो मेरे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई इशू इस चीज़ में? और इसको मैं ज़ाहिर स्प्लिट करके लिख लूँ अगर, तो स्प्लिट करके लिखने में हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस मैंने स्प्लिट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। वही बात है कि अगर मैं ए इंटू बी माइनस सी कर रहा हूँ तो ये ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। तो मैंने वही तरीका अप्लाई किया यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने के लिए। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। ये एक फर्स्ट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का जो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैं तुमसे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मांगता, तुम्हें ये सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए बाय द वे। अगर तुम वैसे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर रहे हो तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। या अगर तुम ये काइनेटिक एनर्जी का पूरा एक फॉर्मूला है, 1/2 m w का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस। अच्छा। एक्सपेंडेड वर्जन है ना ये, असल में ये इस तरह था। ठीक है, वही बताया ना मैंने, ए इंटू बी माइनस सी की जो एग्जाम्पल थी ये इस फॉर्म में है। अब मेरी मर्जी में ए बी माइनस क्या नाम है ए सी कर लूँ, इस तरह याद करूँ, या फिर इस फॉर्म में याद करूँ, तुम्हारी मर्जी, जिस तरह करना चाहो। मैंने सही है। एक्सपेंड करके तुम्हें दिखाया है, कुछ आगे हम काम करेंगे इस तरह इस चीज़ से रिलेटेड। टोटल एनर्जी की बात करूं अगर मैं, तो टोटल एनर्जी कहाँ पे होगी मेरे पास जो मुझे अचीव होगी, वो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जाहिर है उस वक्त तक कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन पोजिशन, यहाँ पे वी क्या होता है मेरे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल। मैक्सिमम होती है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो इन शॉर्ट मेरे पास ये कौन सा पॉइंट है जहाँ काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी। सही है। ऐसा पॉइंट है एक। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है समझने की, खास बात ये समझने की है कि यहाँ पे, लेकिन मैं ये चीज़ अप्लाई नहीं करूँगा, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ब्ला ब्ला ब्ला, मैं ये चीज़ अप्लाई नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम। हमें पता है वेलोसिटी मैक्सिमम की एक इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है वो? v नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा। याद आया कि मैंने हम्म। कहा जब भी हमें वेलोसिटी मैक्सिमम यूज़ करनी है तो हम वो इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, रादर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो वही बात है, हमने बोला टोटल एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। सही है, मैं यहाँ पे पूरा लिख के तो मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी के, इसका मतलब टोटल एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के, और जहाँ पे वी में क्या इनपुट करूंगा मैं, वी नॉट इनपुट करना पड़ेगा मुझे। सही है, क्योंकि उसने बोला है कि टोटल एनर्जी वी मैक्स के ऊपर हमारे पास अचीव होगी, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे। तो मैस टाइम्स एक्स नॉट ओमेगा का स्क्वायर जो मुझे दे देगा क्या, एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई इशू इस चीज़ में? ये आ गया मेरे नहीं। पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। टोटल एनर्जी तो लास्ट। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी हो तो फिर कैसे क्या क्या करेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है तो तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे जो निकाल रहे हो, तुम यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही निकाल रहे हो इन शॉर्ट टोटल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे कोई और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं है टोटल एनर्जी के टाइम पे, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे। और अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो? हर सिनेरियो के अंदर हमारे पास v अगर जो यूज़ करोगे तुम, v नॉट वो x नॉट ओमेगा होगा। बहरहाल हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बड़ा बेसिक होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें वेलोसिटी का ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। बिल्कुल। ऐसा ही है।
तो इस चीज़ को हम किस तरह देखेंगे, इस चीज़ को हम इस तरह देखेंगे कि थर्ड पार्ट के अंदर अगर वो हमसे पोटेंशियल एनर्जी मांगे, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ईपी मांगे, तो हमें एक बात बचपन से पता है, हमें पता है कि टोटल एनर्जी किस तरह निकलती है, टोटल एनर्जी एक्चुअली इक्वल किसके होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की, ये बात तो पता है ना। बिल्कुल। सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी हम बोलेंगे ईपी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, जब हमने इतनी बात बोल दी तो हमें इन दोनों की इक्वेशंस पहले से पता है। टोटल एनर्जी की हमने इक्वेशन अभी पिछले पार्ट में निकाली, ये रही, ये है हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सही है, माइनस, अब माइनस करना है हमें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन से, वो थी हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, याद है इक्वेशन हमने लिखी थी हम्म। काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अगर तुम देखो तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, ये माइनस जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सही है। तो बहरहाल माइनस की वजह से ये क्या हो रहा है, मेरे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक्स नॉट स्क्वायर वाली दो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो मेरे पास बचता क्या है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे पास सिर्फ एक टर्म रह जाती है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये हो जाएगा हाफ एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बस। ये तीन फार्मूलाज हैं जो तुम्हारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। एक ये हो गया, एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, और एक ये हो गया। ये तीनों अच्छे खासे यूज होंगे तो तुम्हें ये आने चाहिए। बहरहाल इनके ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे पास। अगर मैं वही अनडैम्प्ड फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम का ग्राफ बनाऊं तो तुम्हें एग्जामिनर बोलता है कि मुझे ड्रॉ करके दो, सही है। तो अगर मैं तुमसे एक फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अनडैम्प्ड कंडीशन में बात कर रहा हूँ, तो लेट्स से ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एक्स, ठीक है। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेगेटिव एक्स नॉट से पॉजिटिव एक्स नॉट तक, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब कि अगर तुम इसको कंसिडर कर रहे हो नेगेटिव एक्स नॉट, ये मेन पोजीशन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो ये सर ये मुझे बताइएगा कि ना जो हमने ये अभी फॉर्मूलाज पढ़े ये जो अनडैम्प्ड है उस पर नहीं लगेंगे ना? अनडैम्प्ड पे ही लगेंगे, सारे अनडैम्प्ड के ही फॉर्मूलाज हैं, और ये डैम्प पे नहीं लगेंगे फिर? डैम्प्ड पे नहीं लगेंगे। सही है। डैम्प के लिए वो डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है, वो हम इसके बाद बस डैम्पिंग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। उसमें हम देखेंगे रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है एक बॉडी, अभी तो हमने बोला ना कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है इसके ऊपर, फ्रीली मूव हम्म। करता रहेगा, एंड डैम्पिंग के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि हर पॉइंट पे वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। बिल्कुल। अगर मैं तुमसे यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये ग्राफ में इस तरह बना रहा हूँ कि मेरे पास ये नेगेटिव एक्स नॉट है, ये पॉजिटिव एक्स नॉट है, और ये एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वाला पॉइंट है, ठीक है, कोई इशू इस चीज़ में, हम्म। इसको मैं ड्रॉ नहीं। करने वाला हूँ। अज्यूम कर लेते हैं ये एक्स इज इक्वल्स टू जीरो वाला पॉइंट है, ये प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स नॉट, ये नेगेटिव एक्स नॉट। एक बात जो मुझे पता है 100%, वो ये है कि मेरे पास टोटल एनर्जी एक अनडैम्प्ड सिस्टम में चेंज नहीं होती, ऐसा ही है। सही बात है। तो मैं अगर टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाना होता तो वो तो मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, कोई इशू नहीं। हम्म। ये मेरे पास ग्राफ, मैं लेबल बाद में करता हूँ, ये हो गया मेरे पास ग्राफ टोटल एनर्जी का। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ये बात पता है कि वो मेरे पास एक्स नॉट के ऊपर मैक्सिमम होती है, तो मैं हम्म। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना दूँ, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी उसका ऑपोजिट जीरो होती है, तो इसका मतलब उसका ग्राफ मैं किस तरह बनाऊंगा, उसका ग्राफ मैं कुछ इस तरह से बना दूँ। समझ रहे हो, ये बात समझ आ रही है। समझ में आ गई। ये मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी का ईपी, लिख देता हूँ उसमें, या मैं अलग से कलर्स के साथ यहाँ लेबल कर देता हूँ। ईपी वाइट है मेरे पास, ई के मेरे पास पिंक है, और येलो से मेरे पास क्या है,
टोटल एनर्जी। कोई इशू? नहीं। तभी तुम देखो, जब मैं इस ग्राफ को, मतलब वाइट वाले ग्राफ को और पिंक वाले ग्राफ को ऐड करता हूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। एक तरीके से उनका अगर एवरेज लेता हूँ तुम, वो क्या? सही है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं आगे। डैम्पिंग की बात करते हैं हम सर। अनडैम्प्ड के तो हमने ग्राफ्स पढ़ लिया, हमने अब समझ लिया कि अनडैम्प्ड में क्या सिनेरियो है। बिल्कुल आइडियल सिनेरियो, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में डैम्पिंग हो रही होती है। हम्म। डैम्पिंग का मतलब कि हमने जब पढ़ा कि अनडैम्प्ड वो कंडीशन है जहाँ पे कोई बॉडी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही, सही है, फ्रीली मूव कर रही है। तो डैम्पिंग सिंपली क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ बॉडी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज ऑसिलेटिंग। अगर मैं तुमसे बोलूं कि, चलो अगर मैं तुम्हें इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं ना समझने के लिए डैम्पिंग को, हम गाड़ी के सस्पेंशन, तुम गाड़ियों की कैसी नॉलेज है तुम्हें? चीज मतलब कि मैकेनिकल नॉलेज नहीं है। सस्पेंशन मॉडल का वाइज नॉलेज। सस्पेंशन का आइडिया है? हाँ, सस्पेंशन का आइडिया है। सस्पेंशन क्या होती है कि अगर तुम्हारी गाड़ी का जितना अच्छा सस्पेंशन है, तो ये होता है कि उतनी। जब वो खड्डों में जाती है तो तुम्हें पता नहीं चलता। बिल्कुल। सही है। हम अगर मेहरान की बात करें, अगर मेहरान एक खड्डे में आएगी, तुम्हें जमीन आसमान का फर्क लगेगा कंपेयर टू अगर एक फरारी जा रही है या एक लंबरगिनी लाजमी। जा रही है। सही है। या अगर हम पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से बात करें, तो हमारे पास अगर एक कोई फॉर्च्यूनर जा रही है किसी खड्डे में, तुम्हें जमीन आसमान का फर्क लगेगा अगर तुम मेहरान में बैठो कंपेयर टू एक फॉर्च्यूनर में बैठो। ऐसा ही है। बिल्कुल। होता क्या है कि फॉर्च्यूनर का सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है, तो वो उसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती है, वो उस डैम्पिंग को इंक्रीज करती है। सही है, रिस्ट्रिक्ट करती है। समझ रहे हो? वो उसको समझ ऑसिलेट गया। करने नहीं दे रही होती। कि मतलब अगर लेट से इमेजिन करो कि अगर ये गाड़ी है एक, ठीक है, तो कोई खड्डा या कुछ भी आएगा तो ये अपने आप को बिल्कुल इस तरह स्टेबल रखेगी कि जैसे इसको फील ही नहीं हुआ, मतलब गाड़ी की अपर बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं आएगा। व्हील ऊपर नीचे हो जाएगा सारा, उसका सस्पेंशन बेसिकली गेम ही सारा सस्पेंशन का यहाँ पे, कि वो व्हील इस तरह अपने आप को रीअरेंज करेगा, ऊपर नीचे उसका सस्पेंशन इस तरह मूव करेगा, सच दैट के अपर बॉडी ऑफ द कार में कोई मोशन हमें फील नहीं होगा। लेकिन जाहिर है, अगर हम किसी नॉर्मल गाड़ी की, जैसे मेहरान की मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हम पुराने मॉडल ऑफ कल्टस की बात करें या फिर ऑल्टो की बात करें, तो क्या होगा कि हमें जाहिर है एक प्रॉपर खड्डा फील होगा वहाँ पर। सही है। तो इसके ग्राफ्स होते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट है, जो मतलब हमें सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, कि हमें अंदाजा हो कि किस तरह से हमारे पास क्या वर्क करता है। लेट से अगर मैं एक अनडैम्प्ड फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम की बात करूं, एक गाड़ी है जो मेरे पास अनडैम्प्ड, एक अनडैम्प्ड गाड़ी है मेरे पास, सही है, वो जो है एक खड्डे के ऊपर से गुजरती है, तो क्या हो? सही है। फर्स्ट सिनेरियो में अभी हमने अनडैम्प्ड या फिर फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम की बात करें, फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम। हम वन बाय वन चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी डैम्पिंग को इंक्रीज करेंगे। तो होगा क्या कि बेसिकली अगर कोई खड्डे के अंदर ये आती है, तो इसका सस्पेंशन कुछ इस तरह एक्ट करेगा कि ये ऑसिलेट करता ही रहेगा, वो गाड़ी में उसमें झटके लगते ही रहेंगे। सही है। सेम एम्पलीट्यूड से वो ऊपर नीचे होता रहेगा। समझ रहे हो बात को? सही है। वो गाड़ी कभी स्टेबल होगी ही नहीं। एक दफा उसमें मैंने नहीं होगी। एक मोशन आ गया उसके अंदर, वो एक खड्डे में चली गई, तो वो कभी भी रुकेगी ही नहीं, वो उसी तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रह जाएगी। ये एक अनडैम्प्ड या फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की इन मीटर्स, और यहाँ पे मेरे पास टाइम है विद सेकंड, मतलब विद टाइम इसकी इसका डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो, उतना ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है देखो। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये सारा चल रहा है, ऊपर भी और नीचे भी इसी तरह। तो इसका कुछ भी ये एम्पलीट्यूड कम नहीं हो, ये झटके खाती रहेगी। सही है। तो हम इसके लिए यही बात बोलेंगे, ये नेचुरली, अच्छा अगेन रियल लाइफ के अंदर ये अनडैम्प्ड या फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। नेचुरली ऑसिलेटिंग
system that does not experience a force, yeah, नहीं, does not experience a change in amplitude, सही है। तो हमें बेसिकली दिख रहा है कि इसमें कोई भी चेंज इन एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा, या कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा। मतलब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता था कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी भी नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी, सही है। एक एक केस तो ये हो गया, ये हमने अभी ऊपर भी देख लिया था। अब आता है कि अगर मेरे पास लेट से कोई गाड़ी आ जाती है जैसे कि मेहरान है, सही है, उसके अंदर होता है लाइटली डैम्प्ड सिस्टम। इवन तो इसमें भी लाइटली डैम्प्ड तो नहीं होता है, इससे ज़्यादा ही होता है बहरहाल, लेकिन लाइटली डैम्प्ड सिस्टम। लेकिन मैं मल्टीपल गाड़ियों की एग्जांपल लूंगा तुम्हें समझाने के नहीं, ताकि तुम्हें समझ। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये एक दफ़ा डिस्प्लेस हो जाए, वंस डिस्प्लेस्ड, एक खड्डे में से अगर गुजर रही है, वंस displaced will return back will return back to equilibrium after several oscillations. So basically क्या हो रहा था, यार ग्रेजुअली। भाई एक एक मिनट रुकना, एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आपको दोबारा रिज्यूम, बस 1 मिनट। अच्छा सही है। तो इसका ग्राफ हमें किस तरह दिख रहा होगा, इसका ग्राफ हमें, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं ये मेहरान है, सही है, तो क्या होगा कि अगर ये खड्डे में आती है तो इवेंचुअली हमारे पास पहला ग्राफ तो कुछ इसी तरह होगा, सही है। उसके बाद अगला क्या होगा, वो इससे थोड़ा सा कम होगा, फिर थोड़ा सा और कम होगा, फिर थोड़ा सा और कम होगा, फिर इवेंचुअली करते करते ये अपनी एक स्टॉपिंग पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। मतलब ये डॉटेड चलते चलते क्या होगा, आगे जाके ये यूं ये करते किस करते, चीज की एग्जांपल है? ये एक लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटिंग सिस्टम की है, कि मतलब वो कम सही है। रिस्ट्रिक्ट कर सकता है मोशन को, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अगर खड्डा आता है तो वो गाड़ी ऑसिलेट करेगी, उसका सस्पेंशन इतना अच्छा नहीं है, सही है। तो मैं इसलिए तो मैं मेहरान की एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे एग्जांपल से एक गाड़ी लेंगे ताकि तुम इसको विजुलाइज कर सको रियल लाइफ में क्या हो रहा है हमारे पास, सही है। जितना अच्छा सस्पेंशन है उतना अच्छा उसका डैम्पिंग सिस्टम है, तुम इस तरह समझो, ठीक है। समझ गया। तो हमारे पास ये एक सिनेरियो कि मेहरान एक खड्डे में जाती है तो वो फौरन नहीं रुकती, वो ऑसिलेट करने लग जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और थोड़ी देर के बाद वो स्टेबल हो जाती है, एक आध सेकंड के बाद। अगेन हमारे पास यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एम्पलीट्यूड है इन मीटर्स, एक्स एन मीटर्स। अच्छा, अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है, सही है। मतलब अगर इसको मैं बेहतर तरीके से बनाऊं तो ये तुम देखोगे एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है, सही है। बिल्कुल। तो हम यहाँ ये बात लिखते हैं कि यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल डिके आता है लाइटली डैम्प सिस्टम में, अगर वो तुमसे एग्जामिनर पूछे, सही है। ये नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन में डिके नहीं आता, यूं करके स्ट्रेट लाइन में डिके नहीं आ रहा होता, नॉन लीनियर है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क आया है अगर तुम देखो तो नहीं, हर वेव नहीं। सेम टाइम पीरियड के ऊपर खत्म हो रही है अप्रोक्सीमेटली। तो टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ये एक बात हो गई। आगे चलते हैं, हम जरा देखते हैं अब एक हेविली डैम्प्ड सिस्टम। ये हमारी थर्ड केस है, ये हमने अभी तक दो केसेस पढ़ लिए थे, थर्ड केस है हमारा हेविली डैम्प्ड सिस्टम। अच्छा, हेविली डैम्प्ड सिस्टम में क्या होगा कि ये वापस आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कंपैरेटिवली जल्दी, लेकिन कंपैरेटिवली किसके जल्दी,
कंपैरेटिवली लाइटली डैम्प सिस्टम की चलती है, बट इन रियलिटी ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। सही है। मतलब अगर मैं बात करूँ ना, तो ये रियल लाइफ गाड़ियों की एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक समझाने के लिए बात किया था, वरना तुमने कभी नहीं देखा कि गाड़ी इतना ज़्यादा ऑसिलेट कर रही हो। हम्म। मेहरान भी हो तो वो इतने ज़्यादा ऑसिलेशन में नहीं जाती। तीन चार झटके मतलब एक अगर खड्डे में जाए उसको तीन चार दफ़ा ऊपर नीचे होगी, लेकिन फिर स्टेबल हो जाएगी। सही है। लेकिन ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं गाड़ी की एक एग्जांपल दे रहा था। तो यहाँ पे भी सेकेंड। तो यहाँ पे भी यही सीन है कि ये भी रिटर्न कर जाएगा कंपैरेटिवली लाइटली डैम्प से पहले, लेकिन इसको स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। रिटर्न्स बैक टू इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट ऑसिलेशन, लॉन्ग टाइम विदाउट ऑसिलेशन। मतलब जाहिर है लाइटली डैम्प से पहले आ जाएगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हैवीली डैम्प सिस्टम भी जो है वो टाइम लेता है। सही है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस तरह चलता रहेगा। हम्म। रहे हो। करते 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 बहुत देर के बाद जाके क्या होगा कि फिर वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह। समझे? तो ये वाला टाइम भी तो उसका अलग रहना है हैवीली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऑल्टो वाला सिनेरियो था, कि मेहरान से बेहतर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो ऑल्टो ही ना। झटके तो उसमें भी लगेंगे। फिर आता है बिल्कुल। हमारे पास फॉर्च्यूनर। सही है। ये हमारा फोर्थ केस है, और इसमें हम कंसिडर करेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होती, हेविली डैम्प्ड सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन नहीं होती। ये किस तरह होता है मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। इसमें बिल्कुल भी ऑसिलेशन नहीं है, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा होगा, ये आ जाता है रेस्ट के ऊपर, बट इसको टाइम लगता है। किस तरह लगता है मैं वो भी दिखाता हूँ। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम ये क्या करेगा, रिटर्न्स बैक टू इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन in the shortest time possible, in the shortest time possible without oscillation। इस सिनेरियो के अंदर एक ऑल्टो थी जो खड्डे में गई, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्च्यूनर है। फर्क क्या होगा इन दोनों के सस्पेंशन के अंदर? अगर एक ऑल्टो जाती है मेरे पास एक खड्डे में, तो उसको इतना टाइम लग रहा है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम एक फॉर्च्यूनर अगर अब एक किसी खड्डे में जाती है, तो क्या होगा कि वो एक क्रिटिकली डैम्प सिस्टम उसका इसके अंदर होता है, इसके सस्पेंशन में। तो वो कंपैरेटिवली जल्दी आ जाती है। समझ रहे हो? बिल्कुल। ये टाइम लग रहा है, टाइम इन सेकेंड्स है, ये एक्स एम्पलीट्यूड है। कि वो सही है, वो खड्डे में गई, ऑसिलेट नहीं किया ऑल्टो ने भी, क्योंकि मेहरान से वो बेहतर है। लेकिन क्या हुआ कि उसको टाइम लगा फिर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने के लिए, तो मैं फील हो गई ये बात। लेकिन हुआ क्या कि अगर तुम जैसे ही एक फॉर्च्यूनर में बैठे, तुम्हें महसूस ही नहीं हुई वो बात, या इतना कम महसूस हुआ कि तुम्हें पता ही नहीं चला। तो ये मेरे पास एग्जांपल है क्रिटिकली डैम्प्ड की। क्रिटिकली डैम्प्ड की। और ये मेरे पास है एक हैविली डैम्प्ड की एग्जांपल। ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? गाड़ियों की एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल इसलिए होती है कि बच्चे विजुलाइज कर सकते हैं बिल्कुल। कि एक्चुअली डंपिंग क्या चल रही है। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का वो है रेजोनेंस। सही है। रेजोनेंस के बारे में आइडिया कुछ जो सुना? कैपेसिटर्स के अंदर होती है वही ना? नहीं। नहीं, रेजोनेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं। देखो, बेसिकली अगर मैं तुमसे बात करूँ ना, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। सही है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेजोनेंस एक फिनोमेना है, मैं भी उस पर ज़रा आता हूँ। लेकिन पहले तो मैं मतलब एक बात मैंने डेमो में भी बताई थी,
कि हम सबके अंदर एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। एक अगर तुम्हें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, वो तुम बोल रहे हो कि ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, बट इन रियलिटी क्या होता है, ये इतना तेज वाइब्रेट कर रहा है कि तुम्हें दिख नहीं रहा। इसकी इसकी अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो हो सकता है कुछ इस तरह से होंगी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की, कि तुम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहोगे तो, या इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहोगे तो इतना कम आएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि तुम इसकी उसको वाइब्रेशन इसकी देख ही नहीं पा रहे होगे। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, लेट से टेबल है तुम्हारे सामने, लेट से कोई वॉल है, समझ रहे हो? हम्म। मतलब मैंने तुम्हें इसकी एग्जांपल एक तरीके से और दी थी, मुझे याद आ रहा है फर्स्ट क्लास के अंदर, वो ये थी कि तुमने फ्लैश देखा होगा तो वो दीवारों के थ्रू चला जाता है। सही है, तो वो क्या होता है, उसको पता होता है कि दीवारें वाइब्रेट समझ कर गया। रही हैं। सही है, और वो खुद वाइब्रेट उसी स्पीड पे करने लगता है कि वो उनके पार्टिकल्स के थ्रू निकल के चला जाए। तो मतलब हमें एक बात ये समझ आती है कि इवन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स भी है जो ना वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर, बट दे आर वाइब्रेटिंग, और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उनकी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। सही है, तो हम वन बाय वन इसको लिख भी लेते हैं। तो हमें एक बात ये पता है कि all objects have a natural frequency। सही है, इसको हमने बोला एफ नॉट। एक टर्म और जो मैं भी स्पेसिफिकली ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये है कि एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और एक होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की जाए। तुम किसी चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हो, तुम उसको हिला रहे हो, तुम उसको, तुमने शेक किया है, तुम लेट से तुम स्प्रिंग को तुमने मूव करवाया, वो कहलाती है ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, वो तुम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हो। ये होती है एक्सटर्नली प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं एफ डी। सही, ये एफ नॉट था, ये एफ डी हो गया। ये दो चीज़ें थी जो कंसिडर करनी थी। रेजोनेंस क्या है? इज अ फिनोमेना where the externally provide frequency externally provided frequency matches frequency matches the natural frequency of an object in simple harmonic motion। इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ अभी। motion causing the amplitude to maximize। अच्छा, तुम्हें तुम्हें ट्यूनिंग फॉर्क याद है? हमने एएस में देखी थी ट्यूनिंग फॉर्क, कुछ इस तरह से होती है। हम्म। भाई आप लिख रहे थे तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हम्म। अच्छा, तो मैंने खैर अभी कुछ समझाया नहीं, मैंने लिखा ही, मैंने बोला रेजोनेंस क्या फिनोमेना है बेसिकली हमारे पास, जहाँ पे हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ी, जो एक ऑब्जेक्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो मैच कर जाए किससे, हमारी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी जो हम प्रोवाइड करें। तो इसकी एक एग्जांपल देने ले लगा था मैं, उससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या, एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाता है। बहरहाल, मैं एक एग्जांपल देने लगा था, मैं ट्यूनिंग फॉर्क याद है, एएस में हमने देखी थी। ट्यूनिंग फोक याद है। सही है। अब होता क्या है कि तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के हो सकता है यूट्यूब पे देखे, हो सकता है फेसबुक पे देखे हो, कि एक ग्लास लेते हैं और उसको ट्यूनिंग फॉर्क से हिट कर रहे होते हैं। सही है, तो आवाज आती है टंग। सही है, वो एक दफा बिल्कुल। और हिट करते हैं, टंग, आवाज आती है। सही है, मतलब अगर इसको होता क्या है कि इसको वाइब्रेशन में लाता है। सही है, अगर ये वाइब्रेट करने लगे, सही है, इसको हिट करके
वाइब्रेशन मोड के अंदर लाइन ट्यूनिंग फॉर्क को और इस ग्लास से सिर्फ एक दफ़ा हिट करे ना, वो इसकी वाइब्रेशन, जो मेरे पास है वाइब्रेशन एक ट्यूनिंग फॉर्क की, वो एक्सीड कर जाती है इसकी नेचुरल वाइब्रेशन से, एक ग्लास की नेचुरल वाइब्रेशन से। और उसमें क्या होता है, ग्लास ब्रेक डाउन कर जाता है। अगर सेम होती, अगर इसकी वाइब्रेशन और इसकी वाइब्रेशन सेम होती तो तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि काफ़ी लाउड होती है। सही है। तो वो हमारे पास उस सिनेरियो में क्या हो रहा था कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज कर रहा होता है, क्योंकि हमारी ड्राइवर फ्रिक्वेंसी जो हम बेसिकली इस ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू ला रहे हैं और इसकी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं और हेंस दे मैक्सिमाइज। लेकिन अगर ये ड्राइवर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमने देखा है ये ग्लास क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये बेसिकली एक फिनोमिना होता है रेजोनेंस का, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम सेम फ्रीक्वेंसीज दोनों की लाएं और एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज करवा सकें विद रिस्पेक्ट टू साउंड या विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट इज पॉसिबल। तो इसके कुछ ग्राफ्स हैं, एक ही ग्राफ है बल्कि इसका, जो हमें पता होना चाहिए। वो ये है कि अगर इस जगह पे मेरे पास एम्पलीट्यूड है, लेट्स से मैंने बोला ये एफ नॉट है और ये एफ डी है, तो अगर तुम्हें मैं बात करूं कि अगर मैं एफ डी को इंक्रीज कर रहा हूं, तो एफ डी मेरे पास उस वक्त तक इंक्रीज होगी सच दैट कि वो जब एफ नॉट पे पहुंचेगी तो वो अपना मैक्सिमम रीच कर जाएगी। मतलब कि इस तरह, ये बात समझ आ रही है कि मेरे पास ड्राइवर्स फ्रीक्वेंसी जब एफ नॉट के बराबर होगी तो वो मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रही होगी। ठीक है। सिमिलरली समझ गया। एक ग्राफ कुछ इस तरह भी हो सकता है इसके अंदर। इन दोनों में फर्क क्या होगा, इन दोनों में फर्क ये होगा कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये मुझे शो कर रहा होगा कि सिस्टम या जो भी ऑब्जेक्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो क्या है, मेरे पास लेस डैम्प्ड है। समझ गया। और ये जो नीचे वाला है ये मेरे पास मोर डैम्प्ड है, तभी इसका ग्राफ भी क्या है, कंपैरेटिवली कम, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रेज नहीं हो। कोई इशू सही। इसमें? नहीं। ये इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक था, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।